सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो खबर है वन नेशन वन इलेक्शन, ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर स्पेशल सेशंस की डिमांड की है 18 सितंबर से। अभी देखा ही जाना है कि ये इस टाइम में होना क्या है। ये एक कहीं न कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये गवर्नमेंट लेके आ सकती है खासकर इस स्पेशल सेशन में। तो बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि कितना सही है, कितना गलत है और बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स है, ऑपोजिशन पार्टी इनका क्या मानना है, कितना किस हद तक ये सही होने वाला है, ये सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं हम बात करें बीजेपी के मैनिफेस्टो में, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 की हम बात करें या 2019 की बात करें, ये मैनिफेस्टो में नहीं था। बाकी राम जन्मभूमि की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, आपका बाकी जो इश्यूज़ की बात करें, ये तो आपके इश्यूज़ में 370 की बात करें, ये इश्यूज़ थे। लेकिन और ये कंप्लीट हो भी चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना? लेकिन अभी ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके बाद में यूसीसी भी है ना? जो अभी पूरा नहीं हुआ है मैनिफेस्टो में। लेकिन ये मैनिफेस्टो में नहीं था। एक सोचने वाली बात ये है। अब सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस ये बेसिकली लिंक कहाँ ये कर रहा है? ये इसका मतलब हुआ कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में एक इलेक्शन होगा, वो लोकसभा का मान के चलिए उसी लोकसभा में आपका इंटीग्रेट होगा आपका स्टेट असेंबली का। आप पूछेंगे सर ये बताइए कि स्टेट असेंबली में क्या इसमें म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के भी इलेक्शन इंक्लूड होंगे? यस। ये अभी कुछ खुलासा नहीं है कि ये होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मे बी ये क्वेश्चन मार्क है कि इसका क्या होगा, है ना? तो आपको मालूम है कि इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपेयर में हम बात करें तो यूएसए सेकंड में आता है, इंडिया आपका फर्स्ट में आता है अगर हम बात करें वोटर्स के टर्नआउट में। तो सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट टारगेट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट टारगेट जो करना चाह रही है, वो अभी एक रिकमेंडेशन से अभी समझेंगे कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रामनाथ कोविंद इनकी अध्यक्षता में एक जो कमिटी है, वो गठित की है और ये 2 सितंबर को अनाउंस किया गया था। बेसिकली इस कमिटी में जो नाम है मेंशन है, वो नाम कुछ इस तरीके से कि रामनाथ कोविंद इसके प्रेज़िडेंट होंगे, चेयरमैनशिप करेंगे, अमित शाह भी इनके मेंबर होंगे, अधीर चौधरी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो अभी फिलहाल ऑप्ट आउट कर चुके हैं। वो भी इस कमिटी के पैनल में थे, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं। फिर गुलाम नबी आज़ाद जो कि एक्स राज्यसभा एमपी है, फिर आपके जो यहाँ पे सुभाष कश्यप जो कि एक्स लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के नाम आप कहीं न कहीं सुने होंगे, संजय कोठारी जो है फॉर्मर सीवीसी है और एनके सिंह जो कहीं न कहीं एक्स चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन रह चुके हैं। ये पूरे एक्सपर्ट की टीम है, ऑलमोस्ट एक्सपर्ट की टीम है ना? तो ये एक्सपर्ट की टीम ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पर जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है, उसमें अपनी राय देंगे, अपनी सजेशन देंगे। तो सजेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये इस पॉइंट पे ज़्यादा गौर किया है कि यहाँ पर जो बदलाव जो किया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा क्योंकि बिना इसके बदलाव के आप जो देखिए थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएँगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1967 तक यानी कि देश आज़ाद होने से लेकर 1967 तक में आपका वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट था। जिन लोग को मालूम ना हो उनको बता दें। ये लेकिन आपका कॉन्सेप्ट 1967 में ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1968 में 1979 में बेसिकली हुआ ये कि कुछ स्टेट में प्रीमेच्योर डिसॉल्यूशन हो गया। क्या इसका मतलब हुआ कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले वो डिसॉल्व हो चुका। तो आप पूछेंगे सर ये बताइए कि 1951 से जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ और 67 तक क्या इसमें जो 4 इलेक्शन कंडक्ट हुए 4 लोकसभा के, इसमें एक भी जो स्टेट है वो प्रीमेच्योर डिसॉल्व नहीं हुआ? नहीं, इस समय नहीं। ये एक सोचने वाली बात है कि 51 60 यानी कि ऑलमोस्ट 16-17 साल जो है ना, इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों साथ ही चलती रही और अपना जो टर्म है, अपना जो टर्म पीरियड है, वो पूरा ये कंप्लीट भी किया। लेकिन इसके बाद में आपको मालूम है कि जो अदर पार्टीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होती है। नेहरू जी की डेथ होती है 64 में, इसके बाद में अदर पार्टी का जो एक इवोल्यूशन होता है, फिर आपका ओवरऑल ये आपका डेवलप होते जाता है धीरे-धीरे। ठीक है? तो वहाँ हम पॉइंट में नहीं जाएँगे, लेकिन फिलहाल आपने आपको ये जानने को मिलेगा कि यहाँ पर 1967 के बाद में जो अदर पार्टी वो इवॉल्व होती है और इसके बाद में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है? अब एक चीज़ सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो सजेशन जो जो माँगी जा रही है, इस खासकर कमिटी जो पैनल है, उसमें बेसिकली रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट इसमें फोकस किया जाएगा। इसके बाद में फोकस जो पॉइंट होगा, वो यहाँ कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें फोकस यहाँ मेन पॉइंट होगा कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 इसमें बदलाव करने की डिमांड की जा रही है। प्लस जो फ्रेमवर्क है, उसमें बदलाव करने की डिमांड की जा रही है कि जो सिंक्रोनाइज़ेशन है, यानी कि स्टेट के जो इलेक्शन है, क्योंकि अभी स्टेट में इलेक्शन आपको मालूम है कि हर
मतलब ये कहें कि हम 6 महीने या 4 महीने 6 महीने तो मैं मतलब ये मान के चलिए 6 महीने में इलेक्शन होते हैं। लोकसभा इलेक्शन फिर स्टेट इलेक्शंस अगले साल भी इलेक्शंस है बहुत सारे स्टेट में। तो इलेक्शंस होते रहते हैं या हम ये कहें कि इंडिया जो है एक फेस्टिवल है इलेक्शंस का और इसमें कहीं न कहीं मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, लेकिन ज़्यादा डिमेरिट है ना? तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की डिमांड की जा रही है कि जो कहीं न कहीं सिंक्रोनाइज़ करे स्टेट असेंबली के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में। देखिए और इसके बाद में जो लॉजिस्टिक्स जो मैन पावर जो यहाँ पर इन्वेस्ट होता है बेसिकली आपको मालूम है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सीआरपीएफ के जवान इसमें तैनात होते हैं। बहुत सारा मैन पावर इसमें इन्वेस्ट होता है मतलब कहीं न कहीं इसमें लगे होते हैं, लॉजिस्टिक्स लगे होते हैं इसमें जो ईवीएम होता है, वीवीपैट होता है, सारे इक्विपमेंट इसमें कहीं न कहीं आपके लगे होते हैं। फिर आपकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी तो आपकी कहीं न कहीं हर 6 महीने में कहीं न कहीं इसको लगाना पड़ता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस, इसके रिगार्डिंग सजेशंस की डिमांड की गई है, खास की इस जो पैनल की कमिटी है उनके तरफ से। अब एक सवाल निकल के आता है, क्या ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, ये इसके प्रॉस कॉन्स दोनों हैं। इसमें आपका क्या मानना है, ये तो आप लास्ट में कमेंट कर देंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी आपके सामने जो ओपिनियन है, वो हम रखते हैं। बाकी आप डिसाइड कर लेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो प्रॉस और कॉन्स है, वो क्या है इसके, ये कितना सही, कितना गलत। देखिए, ये जैसे कि हम पहले बात कर जो 1967 से पहले था 68, 69 ये आपके इसके बाद में लोकसभा 71 में जब इलेक्शन होता है तो उस समय कहीं की चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम फेवर की बात करें, तो फेवर की बात करें तो एक थोड़ा-सा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल बर्डन है हमारे लोकसभा इलेक्शन में, तो लोकसभा इलेक्शन में एक अगर ग्राफ की तरफ आपको अगर थोड़ा ले जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1998 में ये आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो करोड़ों में है, ठीक है? यानी कि 9 करोड़ 9,000 करोड़ ये आपका 1998 में आपके इलेक्शंस में लोकसभा में खर्च हुए थे। लेकिन इसी तरह हम देख रहे हैं ग्राफ इसका ड्रास्टिकली ये बढ़ रहा है। 2019 जो लेटेस्ट आपके इलेक्शन है उसमें 60,000 करोड़ ये आप देख सकते हैं 2014 में जो इलेक्शंस में जो एक्सपेंडिचर हुए हैं लोकसभा में उसके कंपेयर में ये डबल है। अगर इस तरह 5 साल में अगर एक्सपेंडिचर लोकसभा का अगर ये डबल होता जाए तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2024 में जो अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 120,000 करोड़ अगर ये खर्च होंगे तो ये कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं जो फाइनेंशियल बर्डन है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, वो कहीं न कहीं वो कम करेगा, ठीक है? तो ये बात की जा रही है प्लस जो कैम्पेनिंग में जो खर्च होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती है, तो इसी के रिगार्डिंग जो ग्राफ हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये 2019 2019 का ये ग्राफ सॉरी 2014 तक ये ग्राफ है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्सपेंडिचर होता है, खासकर इलेक्शन में, तो हर एक इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें कि जो एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग 2014 में ये हर पर जो इलेक्टर है, हर एक वोटर का जो शेयर है, ये कह सकते हैं कि अगर 30,000 करोड़ खर्च हुआ तो उसमें हर एक इलेक्टर का जो शेयर है वो कितना जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2009 के बाद से 2019 14 में ये आपका अगर 15.5 है मतलब रुपीज़ की बात करें तो ये आपका ₹46.4 यही आपका जो 2019 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कितना मान के चले? इसके अकॉर्डिंग 2 मान के चल सकते हैं। तो ₹92 एक वोटर के ऊपर खर्च हो रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपेंडिचर किस तरीके से हो रहा है। पोल एक्सपेंडिचर की हम बात करें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स फॉर्मल जो ईसीए जो इलेक्शन कमीशन उसके थ्रू से एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, लॉजिस्टिक में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये सारे जो नंबर्स और डेटा ग्राफ ये बताते हैं कि हर जो एक्सपेंडिचर है ये 2019 का 55 से 60,000 लेकिन बेसिकली 60,000 एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 60,000 ये आपका एक्सपेंड 2019 में हुआ है। उसमें सोर्सेज़ बहुत सारे होते हैं, रियल एस्टेट से फंडिंग होती है, माइनिंग से, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इसके थ्रू से किनकी सोर्सेज़ ये फंडिंग होती है और इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट कराए जाते हैं। सवाल ना ये निकल के आता है कि देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं बार-बार स्टेट में, आपके सेंटर में, तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो गवर्नेंस इम्पैक्ट होता है। या हम ये कहें कि एक समय ऐसा आता है कि पॉलिसी पैरालिसिस का। ये क्या होता है? अगर मान चलिए कि अगर जो स्टेट है या फिर लोकसभा या जो सेंटर है वो अगर हर वक़्त इलेक्शन में ही अपने माइंड को अगर लगा के रखे, इलेक्शन में इन्वॉल्व रहे तो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनको एक मौका मिलेगा कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि मतलब सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करने का और अपना जो कास्टिसिज़्म है या फिर करप्शन है इसकी मतलब इसको बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, उसमें से एक रिपोर्ट निकल के आई थी, वो बेसिकली रिपोर्ट आपका आईडीएफसी का रिपोर्ट था। आईडीएफसी का रिपोर्ट था। इसमें ये कहा गया कि अगर एक अच्छी बात बोली गई इसमें कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, तो उस केस में 6 महीने में क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए कि अगर एक जैसे उड़ीसा लेते हैं, उड़ीसा में रीजनल गवर्नमेंट
का मतलब बोल तो दबदबा है। लेकिन वही लोकसभा इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में भी वहाँ पर बीजेपी को अच्छे वोट मिलते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, तो 6 महीने में वोटर्स का जो बिहेवियर वो चेंज नहीं होता है। ये आईडीएफसी इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से ये आपका रिपोर्ट ये कहा गया। 6 महीने में जो रिपोर्ट ये कहता है कि 6 महीने में आपका जो वोटर्स का जो बिहेवियर वो चेंज नहीं होता। लेकिन 6 महीने के बाद में वोटर्स का जो बिहेवियर वो चेंज देखा जा गया है। इलेक्शन 6 मंथ्स अपार्ट ये देखा गया, ये जो आपका ये कलर है। अब इस कलर से देख सकते हैं कि यहाँ पर 71% उड़ीसा में ये बिहेव 1991 की बात करें, 86% यहाँ पर। मतलब इतने ड्रास्टिकली हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर में चेंज आपको देखने को मिलता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शंस के थ्रू से कहीं न कहीं जो रीजनल पार्टी की डोमिनेंस है, वो भी हमें कहीं न कहीं यहाँ पर बिहेवियर को चेंज देखने को मिलता है वोटर्स की तरफ। लेकिन थोड़ा हम बताना चाहते हैं आपको ये कि इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो सपोर्टर पॉइंट है, वोटिंग जो आप फेवर की बात करें, तो उसमें हम बात कर चुके हैं कि ब्लैक मनी कहीं न कहीं कर्व हो स मतलब ब्लैक मनी जो है ना, इसके मामले कम देखने को मिलते हैं। प्लस जो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स होते हैं, ये भी हम हमें कहीं न कहीं हमें कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब इलेक्शंस मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट नहीं होंगे, या ये मान चलिए कि जो इलेक्शन है, वो अगर 5 साल में 1 बार होंगे, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोच सकते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस की हम बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपका कम देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो लॉ कमीशन है, उन्होंने भी ये कहा था कि जो वोटर टर्नआउट है, ये भी हमें देखने को मिलता है। खासकर देखिए, अभी इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वोटर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जो वोट करते हैं। लेकिन यहाँ ये माना जा रहा है, लॉ कमीशन ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये आएगा, तो वोटर का जो टर्नआउट है, वो ज़्यादा और बढ़ जाएगा। सोशल हार्मनी देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यही है कि जो ऑपोजिशन पार्टी उनका ये कहना है कि ये जो है ना, एक अटैक है एक स्टेट के ऊपर, स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टेट की आपके बोल सकते हैं कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी, उसके ऊपर एक अटैक है। तो ये माना जाता है कि ये जो है ना, बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक फेडरलिज्म के ऊपर अटैक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, क्योंकि जो स्टेट का जो पावर वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब, वो कहीं न कहीं अंडरमाइन किया जा रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है ना, कि जो हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू, रीजनल पार्टीज़ आपको मालूम है, ये स्टेट में आपको डोमिनेंस में होते हैं। लेकिन ये रीजनल रीजनल पार्टी की जो डोमिनेंस है, वो कमज़ोर होता है जब एक ही इलेक्शन होगा, तो वो रीजनल पार्टीज़ का जो पावर है, जो डेमोक्रेसी है बोल सकते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ये है कि जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये अगर वन नेशन वन इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आता है, तो इसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये तो ले आएगी, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो नंबर्स हैं, मेजॉरिटी उनके सपोर्ट में है, और ये कहा जाता है कि अगर नंबर सपोर्ट में है, तो आप ये इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा। लेकिन इसके बाद, इसके बियॉन्ड की बात करें, ऑपोजिशन तो अपोज कर रही है, इसके बियॉन्ड की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, बेसिकली ये यहाँ पर एक चैलेंजेस भी बन सकता है। कैसे? क्योंकि ये इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मालूम है कि हमारे जो सेंट्रल जो आर्टिकल्स हैं, 83 आर्टिकल 83, जो कि बात करता है ड्यूरेशन के बारे में, और या 85 की बात करें, जो बात करता है लोकसभा के डिसोल्यूशन के बारे में, या फिर स्टेट के रिगार्डिंग 172 आर्टिकल बात करें, या 174 आर्टिकल बात करें, या 356 जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें, ये पांचों में आपको अमेंड करने की नीड होगी। जैसे ये इंप्लीमेंट हुआ वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपके पांचों आर्टिकल आपको इसमें अमेंड करने की नीड होगी, ठीक है? और ये होगा, और ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आपके जो ऐसे आर्टिकल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की डिमांड करती है, प्लस 50% स्टेट के रैटिफिकेशंस की डिमांड करती है। तो ये इतना आसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर एक चैलेंजेस ये भी आ सकते हैं कि जो भी लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं, मेन जो बात करते हैं, तो यहाँ पर ईवीएम्स जो है ना, 30 लाख एक्सपर्ट ये कहते हैं, ईवीएम 30 लाख, ये वीवीपैट की बात, 30 लाख इसमें कन के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है, और ऐसा नहीं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आपका मतलब बेसिकली ये पहली बार ये डिमांड उठा है। इसके पहले भी ये आपका डिमांड में आ चुका है। देखिए, इसकी पहले की बात करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1983 की बात करें, इलेक्शन कमीशन का एक रिपोर्ट आया था बेसिकली इसमें, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो वन नेशन इलेक्शन, ये कहीं न कहीं इसे फिर से इम्प्लीमेंट करने की नीड है ना? क्योंकि 67 में ये खत्म हुआ था। इसके बाद ये भी एक पॉइंट रखा गया कि 170 जो लॉ कमीशन था, उसमें जो 1999 में आया था, उन्होंने भी ये कहा कि खासकर वन नेशन इलेक्शन के बारे में, प्लस यहाँ पर 2015 है, उसमें भी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने भी ये बात रखी। तो ऐसा नहीं कि ये नया कॉन्सेप्ट है। प्लस एक सजेशंस ये हो सकते हैं कि अभी जैसे मतलब ये एक कंक्लूजन हो सकता है कि जो हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का, है ना? या फिर हम बात करते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, दोनों ये अलग चीज़ें हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली आपको मालूम है कि अगर लोकसभा में आता है, तो ये आपका जो एमपीज़ हैं, सपोर्टिंग एमपी, ये एमपीज़ आपके अगर कम हैं,
तो उस कंडीशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन ये आप कहीं न कहीं लूज़ कर सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि जो पब्लिक का वोट है, इसके रिलेटेड ये कंपेयर किया जाता है। तो दोनों को एक साथ यहाँ पर रख के यहाँ पे ये बोला जा सकता है, इसको कंजुगेट करके यहाँ पर एक जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आ सकता है कि सपोज़ कीजिए कि कोई स्टेट है, स्टेट में पहले से जो गवर्नमेंट है, वो डिसॉल्व हो जाता है पहले से प्रीमेच्योर। तो उस समय क्या होगा, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का एक ऑप्शंस हमें देख के चलना पड़ेगा। तो ऐसे भी जो ऑप्शंस हैं, खासकर इस टॉपिक में भी बात की जा सकती है। जो सजेशंस जो पैनल बनाई गई है, उस इसके रिगार्डिंग भी बात हो, कहीं न कहीं हमें ये भी लगता है कि इसके रिगार्डिंग क्योंकि जो हर एक एंगल से कहीं न कहीं डिस्कशंस हो सजेशंस हो, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ़ इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भी जो बाकी जो चीज़ें हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसके 5 साल का जो टेन्योर है, ये अगर इसके पहले होता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट निकल के आ सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये पूरा जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा और ये आप कहीं न कहीं देखे होंगे कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर आपको मालूम पोल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इनका ये कहना है कि ठीक है, ये अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शंस अच्छी बात है। लेकिन ये अगर राइट इंटेंशन के साथ अगर हो, तो ये और भी बेहतर हो सकता है। राइट इंटेंशन मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि स्टेट के जो पावर है, स्टेट के जो रीजनल पावर है, वो अगर इसको अंडरमाइन नहीं नहीं करना चाहे। वो चाहती है कि सच में जो मैन पावर खर्च होता है, लॉजिस्टिक जो खर्च हो रहा है, ठीक है? या फिर जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, ठीक है? इसमें अगर सरकार कहीं न कहीं कर्व करना चाहती है, तो ये कहीं न कहीं सही बाकी इंटेंशंस अगर गलत है, तो कहीं न कहीं इसका भी परिणाम भी गलत होता है। तो इनका ये मानना है। तो आई होप कि पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आपका क्या मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है, कितना गलत है? अपनी जो राय है, वो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।